एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। भैया ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करोगे हमें तो नींद आ जाएगी। अरे भाई तुम्हारी कन्वीनियंस सबसे पहले, मौज बनाओ। इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। अब दो भाग भैया, अरे भाई तीन भाग तो कर नहीं सकता मैं, तो दो ही करूंगा ना। तो आज से हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ये टॉपिक कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कईयों को इजी लगता है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। और तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। तुम्हारे लिए बहुत इजी है। चिल मारो, आसानी से बातों बातों में ही टॉपिक हो जाएगा। तो चलो फिर, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की स्टेट्स किस तरह से बांटी गई हैं भैया? मैटर की स्टेट्स, उनकी अरेंजमेंट होती है कुछ दूर, पास, हाँ ऐसा ही कुछ होता है भैया। क्लोज बाय हो, लेकिन बहुत सारे पॉइंट है किताब में। हमारी एनसीईआरटी बहुत कुछ बताती है। अब क्या बताती है, तो क्या बताती है वो पूरा टॉपिक में पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि आधा आधा लेक्चर तो बना रहा हूँ, देख दोनों लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें कवर करूंगा जो तुम्हें पता नहीं होंगी, और जो कॉम्पिटिटिव जैसे ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज वॉच बोथ द वीडियोस इफ यू आर वाचिंग दिस वन। नहीं तो जो होता है ना, एक फ्लो बिगड़ जाता है, फ्लो बिगड़ जाता है। तो तुम्हें ये दोनों वीडियोस देख लेनी चाहिए। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले, देयर आर मेनली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हैं भैया, क्या कह रहे हो? 5? आपको साइंस नहीं आती, हम जा रहे। अरे रुको 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 रुको। होता क्या है, तुम्हें तीन ही पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, यही तीन पता है ना तुम्हें। अब दो जो है वो एडिशनल कहलाती है। एडिशनल कहलाती है का क्या मतलब? मतलब वो मेन स्टेट्स नहीं है, एक्स्ट्रा है कि हाँ चलो कंसीडर कर लो ना कर लो। बट एनसीईआरटी क्या कर रही है, एनसीईआरटी से आपके स्कूल को चॉइस दे रही है कि हाँ यार, तुम पढ़ा लो ना पढ़ा लो तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारा स्कूल अगर पढ़ाता है, तुम्हारा स्कूल अगर पढ़ाता है, या अगर नहीं भी पढ़ाता है, तो देख लो, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। देख लो, अगर स्कूल वालों को नहीं पढ़ाना हुआ तो फिर इट्स ऑन योर चॉइस। बट मैं कहता हूँ कि देख लो, क्योंकि अक्सर बच्चे ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव बढ़ते हैं, उसमें बहुत काम आएंगे। स्कूल वाले अगर ना भी पढ़ाए, तुम मेरे से पढ़ोगे ना, समझ आ जाएगी चीजें, ये मेरी गारंटी। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, अभी के लिए इतना याद करो। अभी इस वीडियो में मैं पांचों बता दूंगा, सॉलिड लिक्विड गैस नेक्स्ट वीडियो में होगा। सबसे पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। ये तो सबको पता है भैया, इनकी डिटेल बताओ। डिटेल नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल जो होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए रहने दो, डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो हर चीज में ना तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलो अब बाकी की दो रिवील करने का टाइम आ चुका है भैया। वो स्लाइड पे तो और स्टेट्स का नाम नहीं आया, क्योंकि मैंने उनके लिए अलग स्लाइड बनाया है बच्चों। सबसे पहली प्लाज्मा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये समवट रिलेटेड है, जो हमारे खून में प्लाज्मा होता है। कुछ रिलेशन तो नहीं है, बट याद करने के लिए अच्छी टेक्निक है। क्यों? तुम अपने ब्लड को याद कर लो, ब्लड को याद कर लो, उसमें प्लाज्मा याद कर लो, फिर तुम्हें ये स्टेट थोड़ी सी याद आएगी, दिमाग में बैठेगी कि हाँ अर्नव भैया ने बताया था। अब प्लाज्मा होता क्या है, देखो, सॉलिड हम कहते हैं हर हार्ड चीज को, लिक्विड हम कहते हैं जिन जो थोड़ी सी ढीली हो, गैसेस हम उनको कहते हैं जो बहुत ढीली हो। प्लाज्मा क्या है भैया, पॉइंट पे आओ। तो प्लाज्मा इज द स्टेट विच इज वेरी हॉट। प्लाज्मा इज द स्टेट विच इज वेरी हॉट, जो बहुत ज्यादा गर्म चीजें, गर्म चीजों की बात कर रहा हूँ। आग हो गया, हमारा सूरज हो गया, नियॉन गैस हो गई बल्ब में। नियॉन गैस क्यों भैया, वो आगे बढ़ा दूंगा। चलो अभी के लिए याद रखो, जो बहुत ज्यादा गर्म, प्लाज्मा।
बहुत ज्यादा गर्म प्लाज्मा, गर्म सितारे जैसे हमारा सूरज हो गया। अच्छा उसके बाद और गर्म चीज क्या है, आग है, नियॉन गैस इन बल्ब्स है। जो भी बहुत ज्यादा गर्म चीजें हैं प्लाज्मा कहलाती हैं। अब इसकी थोड़ी सी यहाँ की डेफिनेशन पढ़ लो। ये तो मैंने बता दिया कि गर्म होती है, गर्म क्यों होती है वो डेफिनेशन में है। प्लाज्मा इज ऑफन रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहली तीन होगी, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, सेकंड स्टेट लिक्विड, थर्ड स्टेट गैसेस, फोर्थ स्टेट। ये सीक्वेंस पता है किस हिसाब से है? सीक्वेंस इस हिसाब से है कि इन्वेंशन किस टाइम पे हुई थी। सबसे पहले दुनिया ने देखा कि हाँ सॉलिड होते हैं, फिर दुनिया ने देखा कि लिक्विड होते हैं, फिर उन्होंने देखा कि गैसेस भी होती हैं, फिर उन्होंने देखा कि हाँ प्लाज्मा भी कुछ होता है। तो ये एक तरह से कह सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल समझते हो, जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ वन, जो उसके बाद टू, फिर एंड सो ऑन। तो इट इज ऑफन रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो चौथी स्टेट है, मतलब चौथे नंबर पे इन्वेंट हुई है, वो मैटर की स्टेट का नाम है प्लाज्मा। इट इज अ हाई एनर्जी ionized state of matter where atoms have been stripped of their electrons resulting in a mixture of free electrons and ions। ये क्या अंग्रेजी है भैया? देखो इसके जो कह सकते हो टर्म्स है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करनी पड़ेंगी, बट थोड़ी सी समझ लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। थोड़े से मैं तुम्हें डेफिनेशंस बता रहा हूँ। आयंस, आयंस बेसिकली, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके बताऊंगा ये सारा मैं। आयंस बेसिकली होता है चार्जेस। चार्जेस समझते हो? मतलब तुमने बल्ब जलाया, बल्ब के बीच में इलेक्ट्रिसिटी आई, इट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब किसी चीज के पास जो पावर है, पावर इज ऑफन नोन एज चार्ज। तो आयंस जो होते हैं चार्जेस होते हैं जो कि क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के आने जाने से। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के आने जाने से होते हैं ये चार्जेस क्रिएट। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है? तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं, आई रिपीट, नेगेटिव चार्जेस हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्जेस आर नोन एज प्रोटॉन्स। अब नेगेटिव पॉजिटिव का कहां से रिलेशन आया भैया? अब नेगेटिव पॉजिटिव देखो, नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन यहाँ से आया कि जैसे तुम पढ़ते हो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफन अट्रैक्ट, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही जो हमारे माइनस और प्लस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं अट्रैक्ट करते हैं। अब हो गई अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो गई, बहुत बढ़िया। अब ये हाई एनर्जी है आयनाइज, आयनाइज मतलब टू लूज ईदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स खो रहे हो या फिर प्रोटॉन्स को खो दे रहे हो। मतलब या तो नेगेटिव चार्जेस खो रहे हो या पॉजिटिव चार्जेस खो रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेयर एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है हमारा आयन। हमारा जो आयन है वो क्या खो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अब मैंने क्या बताया था? आयनाइज्ड मतलब बेसिकली जो हमारा क्या कह सकते हो, आयनाइज्ड का मतलब एक तरह से मैं थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया। आयनाइज मतलब लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन हम खोते हैं तब हीट प्रोड्यूस होती है। ये क्यों होती है? बड़ा कंसेप्ट है इसलिए अभी नहीं बता रहा। तुम अभी याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स खोते हैं हमारे आयन या आयोनाइज हो जाते हैं तब हीट प्रोड्यूस होती है। अब मैंने क्या बताया? प्लाज्मा इज द हॉटेस्ट स्टेट, गर्म स्टेट है। जब प्लाज्मा गर्म स्टेट है ना, तो ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वही तो प्लाज्मा बना रही है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वही तो प्लाज्मा बना रही है। एक बार ये थोड़ी सी लंबी कहानी खिंच गई है, लंबी कहानी है, इसको एक बार रिकॉल कर, सारा रिकॉल करूंगा अब मैं एक बार। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। अब होता क्या है? आयंस दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आयंस वो होते हैं जो चार्जेस होते हैं। चार्जेस मतलब किसी चीज का कह सकते हो पावर। अब जो पावर है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में डिवाइडेड है। अब अगर हमें आयोनाइज हो जाए चीजें, आयोनाइज मतलब
चार्जेस मतलब कह सकते हो एक चार्ज निकल जाए एक ही रह जाए अंदर तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो ये हीट प्रोड्यूस होकर चीजों में हो लग जाती है, जो जिससे क्या होता है एक हीट एनर्जी बनती है और वो हीट एनर्जी को प्लाज्मा कहते हैं। सिंपल। ये डेफिनेशन रटनी नहीं है। हाई एनर्जी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं गर्म चीजों में हमेशा ज्यादा कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव बहुत तेज कर रहे हैं क्योंकि हीट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, यही तो लिखा। यहाँ पे एक बार मैं छोटा सा अंडरलाइन वगैरह कर देता हूँ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें। एक बार इंपॉर्टेंट चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाई एनर्जी ionized where atoms have been stripped of their electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये सारी चीजें वर्ड्स याद रख लो, हो जाएगा। हाई एनर्जी इसलिए कहा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। अब यहाँ पे मूवमेंट बहुत तेज है इसलिए हाई एनर्जी कह दिया। आया समझ? थोड़ा लंबा खींचा है मैंने क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना पेपर में आएगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन एक बार तुम ना कह सकते हो रट भी लेना, क्योंकि टीचर्स पता है आज के, अब मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, टीचर मॉडर्न डे में पता है क्या करते हैं, दे यूजली डू रोट लर्निंग, सो यू हैव टू डू, दे डू चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रोट लर्निंग। तो तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, विच मेरे हिसाब से आज के डेट में होना नहीं चाहिए। बाकी इस पे डिबेट डिस्कशन बंद करते हैं और आगे चलते हैं। अब दो तरह के प्लाज्मा है, नेचुरल प्लाज्मा, मैन मेड प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा मतलब जो कुदरत के दिए हैं, मैन मेड मतलब जो हमने बनाए हैं, ह्यूमंस ने। कुछ है इसमें भाई? सीधा सीधा शब्दों से पता चल रहा है, तुम ऐसे ही डरते हो साइंस से, कुछ नहीं है, साइंस बहुत इजी है। अब नेचुरल प्लाज्मा मतलब जो नेचुरल होते हैं, नेचुरली जो गर्म चीजें हैं उन्हें नेचुरल प्लाज्मा कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हाँ, सूरज की एग्जाम्पल लेते हैं। सूरज गर्म है, सूरज गर्म है, आग क्या है, गर्म है, और बहुत सारे सितारे गर्म होते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल है, बिल्कुल। गर्म है, बिल्कुल। एग्जाम्पल किसकी? नेचुरल प्लाज्मा की। सिंपल। अब देखते हैं मैनमेड प्लाज्मा। मैनमेड प्लाज्मा अब जो ह्यूमंस ने बनाया है, सो द थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस एंड आर हॉट आर नोन एज मैनमेड प्लाज्मा। अब जैसे बल्ब में ना नियॉन नाम की एक गैस होती है, याद कर लो, नियॉन नाम की एक गैस होती है, उसके कारण बल्ब बाहर से गर्म हो जाता है। बल्ब उसके कारण बाहर से गर्म हो जाता है, तो वो नियॉन गैस इज द फैक्टर ड्यू टू विच द बल्ब हीट्स अप। अब बल्ब हीटअप इसलिए हो रहा है कि नियॉन गैस है। तो नियॉन गैस क्या है? ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड यानी मैन मेड। और क्या है? गर्म है, बिल्कुल है, तो वो मैन मेड प्लाज्मा। सिंपल। अब एक बार ये दोनों नेचुरल और मैन मेड को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सबसे पहले नेचुरल, द सन एंड अदर स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। The high temperatures in stars cause atoms to ionize, creating plasma. अब होता क्या है ना, स्पेस में ना हाई टेम्परेचर होता है, बेसिकली स्टार्स के आसपास थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होता है, स्टार्स के मतलब कह सकते हो आसपास होता है थोड़ा हाई टेम्परेचर। वैसे स्पेस ठंडा है बट हाई टेम्परेचर कई बार होता है स्टार्स के आसपास। तो अब एटम्स क्या कर रहे हैं? आयोनाइज, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स खो रहे हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी वो प्लाज्मा में बदल गया। समझ रहे हो? कहानी को पूरा एक बार डिटेल में दोबारा सुन लेना, अगर समझ ना आया। शब्दों पे फोकस करो, मेरे शब्दों पे फोकस करोगे आ जाएगा। तो द थिंग इज दैट जो हमारे आयोनाइज चीजें होती हैं वो हमेशा हीट प्रोड्यूस करती हैं, और हीट प्रोडक्शन के कारण हमारे सितारे गर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब मैनमेड प्लाज्मा पे आ जाओ। Neon signs and other types of gas discharge tubes use plasma to produce light. अब लाइट प्रोडक्शन के लिए प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्यों अभी नहीं समझना, बहुत एडवांस कंसेप्ट है। तो अब ये जो भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो होती हैं हमारे बल्ब में, अब हमने नियॉन ली है एक एज एन एग्जांपल।
बल्ब में बहुत सारी गैसेज होती हैं तो वो सारी गर्म होती हैं। When an electric current passes through the gas, it ionizes the gas particles, creating plasma that emits light. एक बार फिर से पढ़ते हैं। When an electric current passes through the gas, it ionizes the gas particles, creating plasma that emits light. वही चीज है। अब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है गैस के थ्रू, तो गैस क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन खो रही है और हीट प्रोडक्शन हो रही है। शायरी बन गई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खो रही है और अपने आपको, नहीं शायरी भूल गया, चलो शायरी भूल गया। तो जो आयोनाइजेशन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन खो रही है और हीट बन रही है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकल गए। कोई एक चीज निकलेगी, दोनों कभी नहीं निकलेंगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन या सारे प्रोटॉन निकल गए, जिसके कारण हीट प्रोडक्शन हुई और प्लाज्मा बन गया। सिंपल, आया समझ? वेरी गुड। चलो अब आगे देखते हैं। अब आ गया प्लाज्मा से मुक्ति। मुक्ति तुम्हारे पेपर के लिए नहीं है, ये मैं दो सेपरेट लेक्चर्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, तुम बोर हो जाओगे। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या बोला है भैया। अब हमने बहुत ज्यादा गर्म चीजें तो देख ली, ठंडी का क्या, गर्मियां तो देख ली, सर्दियों का क्या। तो वही चीज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें होती हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं सारा डिटेल में समझाऊंगा, ज्यादा ये लेंथी नहीं है। प्लाज्मा वाज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। चलो, Indian physicist Satyendra Nath Bose made a study regarding the fifth state of matter. Based on his study, Albert Einstein predicted a fifth state of matter called Bose-Einstein condensate. The Bose-Einstein condensate, or BEC, is formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperatures. अब हो क्या रहा है ना, इंडिया के एक फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट मतलब जो बेसिकली थोड़ी बहुत रिसर्च मारते हैं। इन्होंने रिसर्च मारी, क्या रिसर्च मारी, इन्होंने ये रिसर्च मारी कि क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म चीजों को हमने नाम दे दिया, ठंडी चीजों को क्या नाम दें, ठंडी चीजों को क्या नाम दिया जाए। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी थोड़ी सी जो भी इनकी इन्वेंशन थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास लेकर गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पर रिसर्च की और उसे साइंटिफिकली ट्रू प्रूव कर दिया। वो साइंटिफिक इन्वेंशन क्या थी, हो क्या रहा था, सत्येंद्र नाथ बोस जी अपनी जो चीजों की गैस की डेंसिटी कम कर रहे थे। डेंसिटी एक बार मैं तुम्हें फॉर्मूले वगैरह साथ में बताता चलता हूँ, इस चैप्टर में काम आए ना है, फिजिक्स में पक्का काम आएंगे। चलो, अब डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है, बहुत गंदी हैंडराइटिंग, मास बाय वॉल्यूम, ये पता नहीं क्या बन रहा है, बट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, क्या बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि होता क्या है, वेट एंड मास आर नॉट इक्वल। वेट और मास इक्वल कैसे नहीं है, तो वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, मतलब मास और ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन है वेट। वेट ऐसा कुछ नहीं है कि वेट और ग्रेविटी इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्रेविटी का जब इंक्लूजन आ जाए हमारे मास के साथ तो वो वेट बन जाता है। अदरवाइज अगर खुद का भार, खुद के भार को मास कहते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूलों से बाहर निकल के अगर मैं बताऊं, तो वेट में खुद का भार और ग्रेविटी इंक्लूडेड है, और जो मास है उसमें सिर्फ खुद का भार है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, 10 होता है। अब मेरा वेट 40 है, मेरा वेट 40 है। अब मेरा वेट, एक बार ये मैं लिख के समझाता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा बढ़िया समझ आएगा, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लो। अब देखो मेरा क्या है, मेरा वेट है 40 और धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 10 होता है। अब मेरे खुद का भार, मेरा खुद का भार जो कि है मास, खुद के भार को मास और ग्रेविटी के इंक्लूजन के बाद हो जाता है वो वेट। अब मेरा खुद का भार
बार बार बोल रहा हूँ खुद का भार, मेरे खुद का भार और ग्रेविटी का इंक्लूजन मिलके बनाता है 40, मिलके बनाता है 40। तो मेरा खुद का भार कितना है? अब ये देखो, तुम मैथ्स में आओ, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं ना, तो ये 10 क्या होगा, 10 क्या होगा हमारे RHS पे आके डिवाइड हो जाएगा। एक तो जगह नहीं बच रही मेरी स्लाइड में, तो 40/10, यानी मेरा खुद का भार है 4 किलो। मतलब हमें जो 40 किलो लगता है अपना खुद का भार, वो नहीं है, हमारा भार सिर्फ 4 किलो। अब हमारा नहीं मतलब मेरा, तो खुद का भार 4 किलो है मेरा, और क्या हो रहा है, वेट क्या है मेरा 40। सो मास ऑफ माइंड इज 4 kg एंड वेट इज 40 kg। ये यहाँ पे बताना नहीं चाहिए था क्योंकि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बट चलो समझ आया तो वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम कहाँ पे थे? हाँ, अब हो क्या रहा है, डेंसिटी का मैं तुम्हें बता रहा था वो फॉर्मूला, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक चीज का भार और वो कितनी क्वांटिटी में है उसका रेशो, उसका रेशो, डिवीजन भी कह लो रेशो भी कह लो, एक चीज होती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक चीज का भार और वो कितनी मात्रा में है उसका जो रेशो है, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। और सुपर लो टेम्परेचर, अब यहाँ पे इस केस में हर जगह डेंसिटी ये नहीं होता कि कूलिंग ही कॉज करेगी, हर जगह डेंसिटी कूलिंग कॉज नहीं करेगी, यहाँ पे कर रही है, मैटर के केस में करती है वो कूलिंग। जैसे 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 डेंसिटी, अब एक चीज याद रखो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या तो तुम सीधा उसको बॉईल कर दो, टेम्परेचर बढ़ा लो, वैसे बॉइलिंग पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बट तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ, इवेपोरेट कर लो, चलो इवेपोरेट वुड बी अ बेटर वर्ड, तो एक चीज को इवेपोरेट कर लो, सीधा हो गया। लेकिन अब तुमने उसको डेंसिटी की मदद से कम करना या बढ़ाना है, क्या करोगे, क्या करोगे, एक बार खुद सोचो। सो द पॉइंट इज कि temperature is inversely proportional to density in the case of, in the case of matter, matter के केस में density is inversely proportional, मतलब density बिल्कुल उल्टा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम करना है तो डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कूलिंग के लिए एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, तो डेंसिटी हमने क्या की, कम कर दी, टेम्परेचर भी कम कर दिए। तो कूलिंग अ गैस, हाँ समझो यहाँ पे, कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू, मतलब डेंसिटी की, अब देखो डेंसिटी जो है ना, बहुत ज्यादा तुम्हें मेरे को लग रहा है कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा इस टाइम पे, जो कि मैं कॉम्प्लिकेशन दूर करता हूँ। अब तुम्हारे पास जो गैस है ना वो लो डेंसिटी की, लो डेंसिटी मतलब हाई टेम्परेचर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर। अब इसको सुपर लो टेम्परेचर पे कर दिया, ये जो हमारा टेम्परेचर है ना वो 0 पे आ गया, मतलब डेंसिटी बढ़ गई। हाँ, अब आया ना तुम्हारे दिमाग में, तो डेंसिटी बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ, डेंसिटी कम करो, टेम्परेचर बढ़ा दो। तो प्लाज्मा के केस में हम क्या करेंगे, प्लाज्मा के केस में डेंसिटी कम रखेंगे, क्योंकि प्लाज्मा में वैसे ऐसा कुछ लिंक होता नहीं, बट अगर तुम्हें समझने के लिए जानना है तो डेंसिटी प्लाज्मा में कम करोगे और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे हैं, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना कम टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ठंडा है, हमें कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आया समझ। ये सारी थ्योरी सत्येंद्र नाथ बोस लेकर गए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी अप्रूव की, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक का बोस ले लिया एक का आइंस्टाइन ले लिया, दोनों को जोड़ के एक कंडेंसेट बना लिया, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
और इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। और ये लेक्चर भाई अगर मैं इसमें सॉलिड लिक्विड गैस वाला डाल देता तो कितना ही लंबा हो जाता। तो इसी के साथ हमारा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ आया हो। इफ यू अंडरस्टूड इट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, मेरे से जुड़े रहना। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाँ सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस। तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव यू ऑल, बाय 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 बाय।